आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। साल 1980 था। देश ने जनवरी महीने में नई सरकार चुनी थी और अब जून जारी था। दिल्ली में खासी गर्मी थी, लेकिन सुबह जरा राहत रहती थी। 23 जून की सुबह ऐसी ही थी। प्रधानमंत्री आवास पर भी आम दिनों की तरह लोग जुट रहे थे। सभी को प्रधानमंत्री की कार के गेट तक पहुंचने का इंतजार था। लेकिन उससे पहले एक मेटाडोर फाटक पर पहुंची, जिसमें प्रधानमंत्री नहीं थी। आवास से निकली ये मेटाडोर तेजी से सफदरजंग हवाई अड्डे की तरफ बढ़ चली, जहां उसका इंतजार कर रहे थे दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना। दिल्ली फ्लाइंग क्लब में उन दिनों एक नया जहाज आया था, पिट्स S-2A। बहुत हल्का, हवा में कलाबाजियों के लिए खास तौर पर बना। वार्निंग थी कि अभी इसे प्रोफेशनल पायलट्स के अलावा कोई ना उड़ाए। लेकिन मेटाडोर में सवार उस आदमी पर वार्निंग का फर्क पड़ता तो क्या ही बात थी। सुभाष सक्सेना के साथ वो शख्स प्लेन में बैठा और 7:15 बजते बजते नीले आसमान को चूमने लगा। जहाज रोमांचक ढंग से कलाबाजियां खा रहा था। हर बार जब वो गोता लगाता तो लगता कि जमीन पर बस आ ही गिरेगा, लेकिन बार बार फिर से आसमान में जा पहुंचता। 10 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। फिर से विमान ने कलाबाजियां खाते हुए जमीन की तरफ गोता लगाया, मगर इस बार वो फ्लाइट नहीं ले पाया। एक जोरदार आवाज के साथ नया नवेला विमान मलबे में तब्दील होने लगा। अब उससे शोले उठ रहे थे, धुआं उठ रहा था। ये उस घर की छत से भी साफ देखा जा सकता था जहां से वो शख्स कुछ देर पहले निकला था। 15 मिनट में मौके पर एम्बुलेंस और एयरक्राफ्ट्स पहुंचे। प्लेन के मलबे से दोनों शव निकाले गए। कारों का एक लंबा काफिला भी पहुंचा। खबर फैल गई कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आ चुकी हैं। कार से उतरते ही इंदिरा दौड़ पड़ी। उन शवों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उनमें एक शव उनके छोटे बेटे संजय का था। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी के भाई और मेनका गांधी के पति संजय गांधी, जिनके इशारों पर सियासत और सियासतदां दोनों नाच रहे थे। इस हादसे के करीब 40 साल बाद संजय के भतीजे राहुल गांधी ने बताया कि अगर उनके चाचा ने उनके पिता राजीव गांधी की बात मानी होती और वो खतरनाक प्लेन नहीं उड़ाते तो आज जिंदा होते। My father told him that, don't do this. My uncle really didn't have the experience. My uncle had similar hours to what I have, about 350 hours. And he shouldn't have been flying that plane. And he flew it, and that's what happens when you don't have the experience and you fly. नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं नितिन ठाकुर हूं। नामी गिरामी में आज बात संजय गांधी की। इतिहास ने संजय गांधी को कई तरीके से याद रखा हुआ है। राजीव गांधी के बरक्स संजय एक लापरवाह या गैर जिम्मेदार भाई बताए गए। कभी उनकी पहचान हुई एक ऐसे बेटे के तौर पर जिसने मां की सत्ता का इस्तेमाल अपने लिए किया। अपने लिए भी नहीं, बल्कि अपनी जिद के लिए। गांवों के बुजुर्ग आज भी अपनी स्मृति में संजय गांधी की जबरदस्ती नसबंदी योजना जिंदा रखे हुए हैं। आपातकाल के लिए जिम्मेदार इंदिरा थीं, लेकिन दिमाग संजय गांधी का था, ये कौन नहीं कहता। रशीद किदवई पत्रकार हैं, अरसे तक कांग्रेस को करीब से देखा है। वो संजय के व्यक्तित्व का खाका कुछ यूं खींचते हैं। संजय गांधी असल में वो काफी सादगी पसंद थे और धुन के पक्के थे। जब उनकी कोई चीज ठान लेते थे तो वो उसको पूरा करने का प्रयास करते थे। उनका जब सक्रिय राजनीति में आए तो उन्होंने अपने जो साथीगण होते थे, बहुत ज्यादा उनका वैचारिक जो इस तरीके का होता है ना, आइडियोलॉजी का झुकाव नहीं था। तो उनका एक बड़ा मशहूर एक तरीके का एक सेंटेंस होता था कि कन्विंस मी और गेट कन्विंस्ड। तो किसी मुद्दे की बात के ऊपर ये कहते हैं कि ठीक है, या तो आप मुझे कन्विंस कर लें या जो मैं कह रहा हूँ उससे आप कन्विंस हो जाए।
विनोद मेहता की किताब संजय स्टोरी में संजय के बचपन का जिक्र मिलता है, जो नेहरू हाउस के रिसेप्शन ऑफिसर का बयान है। हमारे साथी जमशेद की आवाज में सुनिए। उन्हें मशीनों से बड़ा लगाव था। कमरे में एक छोटी सी वर्कशॉप चल रही होती थी जिसमें हमेशा वो किसी न किसी चीज़ की मरम्मत कर रहे होते थे। हम अक्सर छोटी मोटी चीज़ें उन्हें ठीक करने के लिए देते भी थे। बारीकी से काम करना उनका सबसे बड़ा गुण था। एक टूटा हुआ सामान अगर वो चिपका दें तो नया लगने लगता था, लेकिन हर काम के बदले उन्हें कुछ चाहिए होता था, जैसे कोई कहानियों की किताब या किसी फिल्म की कैसेट। इसके ठीक उलट पढ़ाई में संजय एवरेज थे और दोस्ती में नीरस। उनके साथी अक्सर कहा करते थे कि कौन उन्हें दोस्त बनाता, वो उबाऊ थे। दोनों स्कूल नेताओं के बच्चों का अड्डा रहा है। देश के पहले पंक्ति के परिवार अपने बच्चे यहीं भेजते हैं। संजय यहीं पढ़ते थे, लेकिन पढ़ कहां सके। पढ़ाई में फिसड्डी इस बच्चे को ड्रॉप कर दिया गया। इस वक्त तक नेहरू दुनिया से जा चुके थे। भारत की कमान शास्त्री जी के हाथों में थी। इंदिरा एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में दूरसंचार मंत्रालय संभाल रही थीं। यूके की एक ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ संजय इंटर्नशिप करने लगे। 3 साल की इंटर्नशिप थी, लेकिन दूसरे ही साल संजय भारत में थे। शास्त्री जी की ताशकंद में मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गईं। और यहीं से शुरुआत होने जा रही थी मां बेटे के ऐसे रिश्ते की जो आगे चलकर भारत में बड़ी मुश्किल लाने वाला था। हालांकि बकौल रशीद किदवई, इंदिरा पर संजय का यह भरोसा स्वाभाविक था। 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो जाता है और 1964 में जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है। ये दो व्यक्ति इंदिरा गांधी के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे और इंदिरा गांधी उस भावनात्मक रूप से उन दोनों से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई थी। तो और उसके बाद वो सार्वजनिक जीवन में आई। शास्त्री जी के निधन के बाद में वो देश की प्रधानमंत्री बनी और फिर उन्होंने अपने रणनीति और कौशल के बदौलत जो था वो गरीबी हटाओ का मुद्दा दिया और 1971 की जो लड़ाई हुई थी, जो बांग्लादेश को पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना, तो उस समय इंदिरा गांधी का वर्चस्व बिल्कुल कायम हो गया। और उसमें तो उन्हें उनके एक तरीके के जी हुजूर टाइप लोग थे, तो उसमें उन्हें लगा कि उन्हें कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो उन्हें सही गलत बताए, जिसकी राय को वो अहमियत दे सके। और उसमें संजय गांधी का उदय होता है। कारों के दीवाने संजय चाहते थे कि भारत अपनी कार बनाए। इसी सपने को लेकर वो भारत लौट आए। प्रधानमंत्री मां के कान संजय की बातों को ध्यान से सुनते थे तो बहुत दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन कार बनाने की कोशिशें लगातार फेल हो रही थीं। बैंकों के खजाने खुले थे और संजय प्रयोगों पर प्रयोग किए चले जा रहे थे। जो भी संजय के सपने का विरोध करता या तो धमकाया जाता या उसे पदमुक्त होना पड़ता। इंदिरा ने अपने मुख्य सचिव पीएन हक्सर तक को निकाल दिया जब उन्होंने इस पर सवाल उठाए। इसी वक्त संजय की जिंदगी में आती हैं मेनका, जो पेशे से मॉडल थीं। उस वक्त पीएम आवास के इर्द गिर्द रहने वालों ने लिखा है कि इंदिरा को मेनका कभी खास पसंद नहीं थी। वो संजय से 10 साल छोटी थीं, लेकिन संजय की जिद के आगे इंदिरा ने हार मान ली। 13 सितंबर 1974 को संजय और मेनका की शादी हो गई। मॉडल मेनका आनंद मेनका गांधी हो चुकी थी। अब 1975 संजय का इंतजार कर रहा था। शायद इतिहास उन्हें मारुति के अलावा भी बहुत वजहों से याद रखना चाहता था। इंदिरा गांधी पर राजनीतिक संकट के बादल मंडराने लगे थे और उन्हें भरोसा था कि अगर देर की तो ये बरसेंगे भी। इनसे बचने की कोशिश उनके पूरे कार्यकाल और भारतीय लोकतंत्र पर दाग बनने जा रही थी। सीनियर जर्नलिस्ट राम बहादुर राय। 12 जून 1975 को इलाहाबाद का फैसला आया। उसका अर्थ ये था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती। और ठीक एक दिन बाद इंदिरा गांधी ने पहले फखरुद्दीन अली अहमद साहब से बात की। उनके साथ सिद्धार्थ शंकर रे गए थे और सिद्धार्थ शंकर रे ने जो साख कमीशन के सामने गवाही दी है उसमें उन्होंने ये बताया है कि इंदिरा गांधी बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए इमरजेंसी लगाना चाहती थी। और मुझसे उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है, और मैंने बताया। संजय गांधी का इमरजेंसी से प्रत्यक्ष लेना देना नहीं है, लेकिन संजय गांधी जो है वो इसके एक बड़े फैक्टर थे।
आज तक .in में एग्जीक्यूटिव एडिटर पाणिनी आनंद कार प्रोजेक्ट और इमरजेंसी में बगावत से निपटने के दौरान एक कॉमन संजय को पाते हैं, जो डोमिनेटिंग था और हर कीमत पर मन मुताबिक फैसला चाहता था। बगावत को नियंत्रित करना और मारुति को लाने की जो उनकी पूरी महत्वाकांक्षा थी, इन दोनों चीज़ों में जो एक कॉमन संजय गांधी दिखता है वो एक बहुत ही डोमिनेटिंग और निर्णय का पक्का कि नहीं ये करना है तो करना है। तो संजय गांधी प्रोसेस के आदमी नहीं थे, रिजल्ट के आदमी थे। उनको एक ही चीज़ पे फोकस रहता था कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता चाहिए ही, किसी भी प्रकार से चाहिए लेकिन चाहिए। तो जब मारुति की बात संजय गांधी ने कही थी तो वो बहुत क्लियर थे और उनका विज़न बहुत क्लियर था कि भारत के हर घर में एक 4 पहिया हो। कि भाई आदमी के ख्वाब यही होते थे उस ज़माने में कि एक मोटर गाड़ी, तो मोटर गाड़ी कैसे घर घर पहुंचेगी, इसका सपना देखने वाला आदमी और उसकी महत्वाकांक्षा को पालने वाला व्यक्ति ऐसे समय में जब शहरों में 5-6 गाड़ी केवल दिखाई देती थी, वो संजय गांधी थे। इमरजेंसी का सबसे काला अध्याय लिखा सरकार के नसबंदी कार्यक्रम ने। संजय गांधी देश की समस्या की प्रमुख वजह बढ़ती आबादी को मानते थे, जो सही भी था। उन्होंने सरकारी तरीके से मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया कि वो सख्ती से नसबंदी अभियान चलाएं। नतीजा जबरदस्ती में बदल गया। पूरे देश में नसबंदी के लिए धरपकड़ होने लगी। उस समय संजय गांधी ऐसी अथॉरिटी बन चुके थे कि सब उन्हें खुश कर देना चाहते थे। चापलूसी की होड़ ऐसी कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने सिर्फ 3 हफ्तों में 60,000 लोगों के नसबंदी ऑपरेशन करवा दिए। संजय को लगता था कि सब बड़े आराम से हो रहा है। फिर तो अधिकारियों को टारगेट ही दे दिया गया, टारगेट पूरा करो या फिर नौकरी छोड़ दो। देश में मची अफरा तफरी के बीच भी संजय गांधी की सभाएं जारी थीं। अजब यह था कि लोकतंत्र के पतन के लिए कुख्यात उस दौर को भी वो महात्मा गांधी के हवाले से जस्टिफाई कर रहे थे। अगर हमें रास्ता अपना देखना है तो हमारा रास्ता हमें गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने ये कहा कि अगर कोई भी काम करना है तो हम ये पहले देखें कि वो काम करने से गरीबों का फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर गरीबों का फायदा होगा तो हमें वो काम करना चाहिए। लोगों से की जा रही इस जबरदस्ती के बारे में आम नेताओं से लेकर राजीव गांधी तक ने इंदिरा को सूचित किया, लेकिन वो मौन रहीं। इसी दौरान एक शख्स 5 दिन पैदल यात्रा करके पीएमओ पहुंचा। पेशे से टीचर था। वो चिल्लाता रहा कि उसकी सिर्फ एक बेटी है, लेकिन बावजूद इसके जबरदस्ती उसकी नसबंदी करा दी गई। इंदिरा ने इसके बाद आदेश दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी परिवार नियोजन के लिए लोगों से जबरदस्ती नहीं करेगा। इंदिरा गांधी ने बेशक संजय गांधी के नसबंदी कार्यक्रम के नाम पर चल रही जबरदस्ती रोक दी, लेकिन संजय को अब तक ताकत का स्वाद रास आ चुका था। सत्ता उनके आंगन में बंधी थी और बचपन से ही जुनूनी संजय का जुनून पूरा देश भुगत रहा था। राम बहादुर राय। अगर जनार्दन ठाकुर की किताब कोई पढ़े तो उसमें उन्होंने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। शुरू में वो पेट्रोल पंप की लूट में और तमाम चीजों में, इस तरह की हरकतों में वो शामिल था। प्रधानमंत्री का बेटा था, इसलिए उसको छूट मिल जाती थी। और जब इमरजेंसी लगी तो सारा का सारा जो शासन है वो संजय गांधी के इशारे पर चलने लगा। मैंने कैबिनेट मंत्री कई बार संजय गांधी की इच्छा और नाराजगी और प्रसन्नता से तय होते थे। इतिहास ने हर रात की सुबह दिखाई है। इमरजेंसी की सुबह 21 महीने बाद आई। संजय की मर्जी के खिलाफ इंदिरा ने इमरजेंसी हटाने का फैसला किया। 1977 में आम चुनाव की घोषणा हो गई। जनता गुस्से में इस कदर भरी थी कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक हार झेली। जनता पार्टी, जो कई दलों और नेताओं से मिलकर बनी थी, सत्ता में आई। प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। खुद पहली बार चुनाव लड़ रहे संजय ये चुनाव हारे। इंदिरा भी रायबरेली से हारी। इतना बुरा दौर कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार देखा था, लेकिन फिर से सुनहरा समय लाने का जिम्मा भी अब संजय का ही था। पाणिनी आनंद। संजय गांधी इंदिरा गांधी की राजनीतिक यात्रा में एक आवश्यक बुराई की तरह थे। आवश्यक बुराई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी को अपने विश्वास पात्रों में संजय गांधी भी एक दिखाई देते थे। संजय गांधी की भी एक भूमिका थी क्योंकि उनके गर्भ से जन्मे उनके अपने बेटे थे। लेकिन संजय गांधी, जैसा मैंने आपको बताया, कि डोमिनेटिंग इतने थे कि कई सारे मामलों में वो
अपनी माँ के निर्णय के साथ भी खड़े नहीं होते थे। उनको लगता था कि जो उन्होंने सोचा है वही फार्मूला सही है, और यही कुछ एक बिंदु थे जहाँ पे इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बीच में गतिरोध की स्थिति भी हम लोग को देखने को मिलती है इतिहास में। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि संजय गांधी जो हैं वो कांग्रेस के लिए, और खास करके इंदिरा गांधी के दौर की कांग्रेस के लिए एक आवश्यक बुराई जैसे रहे, जो एक आवश्यकता भी थे एक माँ की, लेकिन संजय गांधी अपनी माँ के निर्णयों से आगे जा करके अपने निर्णयों को लागू कराने में उनकी ज़्यादा रुचि रही। जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन चली नहीं। पहले मोरारजी देसाई का इस्तीफा हुआ, फिर कांग्रेस के ही समर्थन से प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह भी चले गए। ये सब 1979 में हुआ, यानी चुनाव हुए महज 2 साल बीते थे। 1980 में फिर से चुनाव की घोषणा हुई। चुनाव की कमान संजय ने संभाली। उन्होंने टिकट बांटे, टिकट काटे, प्रचार किया, प्रचार कराया। इस बार संजय का मैनेजमेंट इंदिरा के बहुत काम आया, सरकार बनी। इमरजेंसी के महज 3 साल बाद ही इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री थीं और संजय अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर। इसी दौर के बारे में बात मशहूर है कि संजय जिस शहर में होते थे वहां की दीवारें हल्के गुलाबी रंग से रंगवा दी जाती, क्योंकि यह रंग पर्यावरण के लिहाज से अच्छा होता है, ऐसा संजय मानते थे। इन सब के अलावा संजय गांधी का एक और शगल था जो कार और राजनीति से दूर हवा में था, प्लेन उड़ाने का शौक। कुर्ता पाजामा और एक शॉल लिए मोटी कलमों वाला यह आदमी कोल्हापुरी चप्पलें पहनकर ही प्लेन उड़ाया करता था। राजीव समेत सब उन्हें सतर्कता बरतने को कहते, लेकिन उन्होंने जैसे कोई बात कभी नहीं मानी, ये भी टाल दी। उस दिन भी उन्हें टोका गया जब वो अपनी आखिरी उड़ान को गए। पिट्स S-2A यही वो जहाज था, नया आया था। संजय रोमांचित भी थे। राजीव ने चेताया, अभी तुम्हें उस विमान का तजुर्बा नहीं है। लेकिन यह सब संजय के लिए नॉर्मल था। उन्हें लगा कि मैं रोज की ही तरह उड़ान भरूंगा और रोज की ही तरह लौट आऊंगा। लेकिन संजय की वो उड़ान आखिरी थी। पीएम आवास से महज 500 मीटर दूर उनका विमान कई टुकड़ों में मिला। 33 साल की उम्र में संजय गांधी नहीं रहे। इंदिरा, जो कुछ ही दिन पहले संजय के ही कुशल मैनेजमेंट के दम पर सत्ता में आई थीं, उनका शव देख रही थीं। वो अपना उत्तराधिकारी खो चुकी थीं। एक बहुत बड़ी मां की छवि तले बड़ा बना बेटा कितना बड़ा था, ये उनकी अंतिम यात्रा भी बता रही थी। देश के हर प्रांत के मुख्यमंत्री और सारे नेता वहां थे। विपक्ष, जो कुछ दिन पहले इंदिरा पर हमलावर था, संजय का नाम लेकर वो आज दुख की घड़ी में चुपचाप खड़ा था। किसने सोचा था कि एक इशारे पर लाखों की नसबंदी करा देने वाला शख्स इतनी आसानी से जान गंवा बैठेगा। संजय की मौत के बाद बहुतों ने प्रेडिक्ट किया कि इंदिरा टूट जाएंगी, और शायद ऐसा हुआ भी। लेकिन इंदिरा रुकी नहीं। संजय की मृत्यु का कांग्रेस पर असर पड़ा, लेकिन बहुत कम वक्त में ही संजय कांग्रेस को अपने सिपह सालारों की ऐसी फौज दे गए जो ताजिंदगी कांग्रेस के साथ रहने वाली थी। पाणिनि आनंद। जब एक बार कांग्रेस रिवाइव हुई और उसके बाद में इंदिरा के पास इंदिरा के ना रहने तक सत्ता रही, वो प्रधानमंत्री थीं जब उनकी हत्या की गई, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी को किसी तरह का नुकसान हुआ उनके जाने के बाद। बल्कि कांग्रेस में आप आज भी तमाम सारे लोगों को, आप कमलनाथ की बात कर लें, आप कैटलर की बात कर लें, आप सज्जन कुमार के, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो दरअसल संजय गांधी के समय के नेता हैं और संजय गांधी के बनाए हुए नेता हैं। मतलब सब्जी वाले से लेकर के और किसी व्यापारी तक को उठा करके संगठन से जोड़ लेना और उनको संगठन में इस मकाम पे ला देना कि वो निर्णायक स्थितियों में आ जाएं, ये खूबी जो है ये संजय गांधी ने ही ये करके दिखाया है। तो संजय गांधी का ये कमाल जो है पार्टी में बाद तक भी पार्टी को, उनके ना रहने के बाद भी पार्टी को लाभान्वित करता रहा। संजय चले गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनका अच्छा और बुरा दोनों देश पर असर छोड़ रहे थे। देश ने फिर उनके सपनों की कार मारुति का लॉन्च भी देखा और उस कार ने सफलता के झंडे भी गाड़े। लेकिन संजय के जाने के बाद जिस उम्र में लोग सियासत में अर्जित करना सीख पाते हैं, संजय की वो अंतिम उम्र थी। विलन या हीरो, इसका आकलन तो इतिहास के हिस्से है, लेकिन इंदिरा के लिए संजय, कांग्रेस के लिए संजय शायद जरूरी थे। हालांकि उनके जीवन में ऐसे भी किस्से रहे जब उन्होंने अधिकारियों को थप्पड़ मारे, गालियां दी, लेकिन उसी संजय के बारे में यह भी मशहूर है कि गोरखपुर के वीर बहादुर को उन्होंने सड़क से उठाकर यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। इतिहास के छात्र जब भी गांधी परिवार की तारीख को पलटकर देखेंगे तो उन्हें लोकतंत्र सींचते नेहरू नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ अपनी जिद और रौब से देश हाँकते संजय गांधी भी।
आज के नामी गिरामी में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट, लिखिएगा radio@aajtak.com पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। आज का नामी गिरामी प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग की है नितिन रावत ने। मैं हूं नितिन ठाकुर, इजाजत दीजिए।